नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड परिक्रमा भुवन पाठक के साथ कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। कार्यक्रम का 11वां एपिसोड लेकर आप सबके सामने हाजिर हैं। पिछली बार हमने बात की थी हिमालयी राज्यों की पारिस्थितिकी सेहत पर, तो उसी के भाग 2 के तौर पर आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में वन्य जीव और मानव संघर्ष के बारे में। इसका क्या इतिहास रहा है, क्या चीज़ें बहुत बदल गई हैं। हम देखते हैं कि पहाड़ में आए दिन बाघ के द्वारा छोटे बच्चों पर हमले की खबरें आ रही हैं, तो लगातार दहशत में लोग हैं पहाड़ों के। तो इस पर आज हम जानने की कोशिश करते हैं। भुवन पाठक का नजरिया आप हमेशा पसंद करते हैं, तो आज हम जानते हैं कि वो किस तरह से देखते हैं इस संघर्ष को। पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सुनीता जी। नमस्कार आपको और आपके श्रोताओं को और हेलो हल्द्वानी के तमाम व्यूअर्स को और श्रोताओं को कि ये अच्छा मौका है कि हम लोग चिपको की 50वीं वर्षगांठ के निमित्त कम से कम लगातार उन सवालों को उठा पा रहे हैं जो हिमालय के पर्यावरणीय सेहत को लेकर के, पर्यावरणीय स्वास्थ्य को लेकर के कुछ संकेत दे रहे हैं। और उसी क्रम में जैसा कि आज का आपने टॉपिक तय किया है कि मानव और वन्य जीव संघर्ष की जो बात है उसको हम करेंगे। धन्यवाद। तो हालिया एक घटना हुई थी, आप सब उसमें इन्वॉल्व थे। एक बच्चे को, काफी छोटे बच्चे को बाघ ने मार डाला था। तो वहां से मैं शुरू करना चाहती हूँ कि क्या नजरिया था आपका उस घटना को देखने का। क्या लगातार ये घटनाएं बढ़ी हैं पहाड़ में? मुझे लगता है कि हमको इस सवाल को थोड़ा सा और पहले जाकर के शुरू करना चाहिए। और वैसे तो मैं ये मानता हूँ कि सारे जो इस सृष्टि में जितने भी जानवर हैं, खासकर जितने भी पशु हैं, वो हमारे ही चचेरे भाई बहन हैं। मतलब ऐतिहासिक तौर पर और जैविक तौर पर तो हमारे ही चचेरे भाई बहन हैं। 1000, 2000, 5000 साल पहले हम और वो मिलजुल करके पुराने हैं। हम तो जुम्मा 4 दिन पहले इंसान हाँ, मतलब हम जब भी हैं, मतलब वो एक तरीके से मेरा नजरिया रहता है कि वो सब हमारे चचेरे भाई बहन हैं। लेकिन अब तो, और हो सकता है कि 1000-2000 साल पहले वो मिलजुल के ही रहते होंगे। ऐसी भी अभी भी फोटोज आती हैं, ऐसे भी वीडियोज आते हैं अफ्रीका के तमाम गाँवों में, अपने हिंदुस्तान के तमाम आदिवासी गाँवों में, जहाँ जंगली जानवर और आदमी मिलजुल करके रहते हैं। वो एक दूसरे के हिस्से में नहीं इंक्रोच करते हैं, एक दूसरे को तंग नहीं करते हैं, एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं। मैंने हाल में एक वीडियो अफ्रीका के किसी जनजातीय गांव का देखा था, जिसमें एक महिला आराम से वो लकड़बग्घों के हाइनाज के झुंड के बीच में से सर में पानी रख करके जा रही थी, और वो हाइनाज सब इधर उधर उसके किनारे भाग रहे थे उसको देख करके। तो वो भी एक तरीके का रिश्ता है। लेकिन उत्तराखंडी समाज की जहां तक हम बात करते हैं आज, तो हम सच में ये संकट बहुत ही भयावह दौर से गुजर रहा है। ये बहुत भयावह दौर से है, इसकी बात नहीं हो रही है, लोग इस पर चिंतित हो नहीं हैं लोग। और हमारी सरकार, हमारी व्यवस्थाएं, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे सामाजिक संगठन इस सवाल पर क्यों नहीं संवेदनशील हैं, ये प्रश्न निश्चित तौर पर मुझे तंग करता है। हमारे यहाँ साल भर में औसतन 178 लोग, पिछले साल 178 लोगों ने अपनी जान गंवाई है जंगली जानवरों के हमले में, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से। उसमें सांप भी होगा तो और गुलदार है, हाथी है, तेंदुए हैं, तराई का बाघ है। तो ये जो अलग अलग तरह के जो हिंसक जानवर हैं जो मनुष्य को नुकसान पहुंचाते हैं, भालू भी है उसमें, तेंदुआ भी है, गुलदार भी है, तराई का बाघ भी है, तराई के हाथी भी हैं, सांप भी है, और अब तो बंदर भी लोगों की जान के लिए। और कई जगह तो जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, मतलब सड़कों में रहने वाले, जो गलियों में रहने वाले कुत्ते हैं, वो भी लोगों पर हमला करने लगे हैं। तो ये एक तरीके से ये बहुत भयावह परिस्थिति है। पूरा का पूरा पहाड़ इस समय, खासकर अगर हम पूरे उत्तराखंड भर को देखें, हिमाचल को या जम्मू कश्मीर में भी ये है, लेकिन अगर हम केवल उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का पूरा तराई क्षेत्र, जो टाइगर जिसे हम बाघ बोलते हैं, जो हमारे जिम कॉर्बेट में और तराई में का जो मुख्य जानवर है, उसके हमले से बहुत सारे लोगों का आए दिन मारा जाना, आए दिन किसी को भी बाघ उठा करके ले जा लेता है। जिम कॉर्बेट की इतनी खबरें हम लोग सुनते हैं, जिम कॉर्बेट से लगे हुए इलाकों की खबरें हम सुनते हैं। वहाँ राजाजी नेशनल पार्क में जो बाघ का अभयारण्य है, जो नेशनल पार्क है, उसके टाइगर्स का हम हवाला सुनते हैं। उसके अलावा हाथियों का हमला हम आए दिन सुनते हैं कि कहाँ और किस सड़क पर हाथी ने किसको कुचल दिया, किसको मार दिया, और कौन। और उसमें जब हम इसको देखते हैं, तो जब हम पहाड़ देखते हैं तो पहाड़ में गुलदार के हमले, तेंदुए के हमले, जंगली सुअरों के हमले, भालुओं के हमले,
बंदरों के हमले, तो ये अलग अलग तरीके से जो तमाम जंगली जानवर हैं, ये जानवर मानव बस्तियों के नजदीक आ गए हैं। मनुष्यों में और जानवरों में झगड़ा बढ़ गया है और एक तरीके से एक तरफा है कि जंगली जानवर खासकर तेंदुए, बाघ, गुलदार ये मनुष्यों पर सीधा हमला करने लगे हैं। और मुझे लगता है कि ये इसको बिगड़ने में, इस संतुलन को बिगड़ने में बहुत बरसों लगे हैं। ये आसानी से नहीं हुआ है। मैं शुरू में बहुत दिनों से ये कहता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पूर्वज तो वनवासी थे और हम खुद भी वनवासी लोग हैं, तो हमारे लोगों ने इनके साथ जीना सीखा था बरसों तक। ऐसा नहीं कि पहले तेंदुए नहीं रहे होंगे, गुलदार नहीं रहे होंगे, बाघ नहीं रहा होगा, भालू नहीं रहे होंगे, सूअर नहीं रहेंगे, हो सकता है आज से ज्यादा रहे हों, लेकिन मनुष्यों के फैलाव के साथ साथ, मनुष्यों की बस्ती के फैलाव के साथ साथ, या जंगलों के बदलते स्वरूप के साथ, ये सब गांवों के नजदीक आ गए हैं। वो क्यों आए हैं, उनके कारणों में हम बात थोड़ा आगे चल करके बात करेंगे। मुझे लगता है कि जो मैं ऐतिहासिक तौर पर ये देखता हूँ कि पहला जो रिश्ता बिगड़ा हमारे यहाँ मनुष्य का और जंगली जानवरों का, वो विल्सन ना, ये अपना जिम कॉर्बेट के आने के बाद बिगड़ा। जब कॉर्बेट साहब ने पहाड़ में आकर के तेंदुओं का और बाघों का, नरभक्षी बाघों का शिकार करना शुरू किया, क्योंकि उसकी हिस्ट्री, उसकी कथाएं तमाम जगह फैली पड़ी हैं, तो उसके बाद ये सामने सामने दोनों आमने सामने आ गए, जंगली जानवर और मनुष्य। और वो नहीं, वो तो फिर मजबूरी बन गया था ना, उन्होंने तो केवल नरभक्षी बाघों को मारा। हाँ, लेकिन वो तो एक तो मददगार के तौर पे हाँ, सामने उसके आए। बाद मैं ये कह रहा हूँ हाँ, कि हाँ, वो उसके बाद की जो पूरी परंपरा, जब से अवैध जो पूरा शिकार की जो परंपरा शुरू हुई कि बाघों को, गुलदारों को, तेंदुओं को खाल के लिए, हड्डी के लिए, चमड़े के तमाम चीजों के लिए मारा जाने लगा जंगली जानवरों को। तो एक तो ये है कि उसके बाद से हमको दिखता है इतिहास में कि ये थोड़ा बदला है, लोगों का रिश्ता बदला है, ऐसा दिखाई देता है। दूसरा, ये जो हाल के 3 दशक गए हैं, पिछले 3 या 4 दशकों में, ये बहुत तेजी से बढ़ा है। हमारे बचपन में या आपके बचपन में या हमारे पिताजी के बचपन में देर शाम तक आंगन में खेलने वाले बच्चों का, गांव में एक दूसरे के घरों में जाने वाले बच्चे, एक दूसरे के यहाँ आने जाने वाली महिलाएं, घास लेने वाली महिलाएं, उनको कभी इस बात का डर नहीं सताता था कि उन पर कोई जानवर हमला कर देगा। आज की तारीख में चाहे घास लेने वाली महिला हो, चाहे स्कूल जाने वाले बच्चे हों, चाहे खेलने वाले बच्चे हों, या गांव के और घर के जरूरी काम करने वाले लोग जो हैं, वो पूरे पहाड़ में सांझ ढलते ही अपने सारे काम करके घरों में बंद हो जा रहे हैं। बहुत सारे इलाके ऐसे हो गए हैं जहां लोग सांझ ढलते ही, सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते हैं। हाँ, वो गुठी जाते हैं और वो बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि बाहर उनको लगता है कि कहीं पता नहीं किस कोने पर तेंदुआ या गुलदार बैठा हो। हमारे गरुड़ की घटना है, जहां हमारे एक पत्रकार मित्र थे अर्जुन राणा, उनकी बेटी को उनके सामने से बाघ उठा, मतलब सामने खड़े से एकदम, वो देख सकता था कि उसकी बेटी वहां पर खड़ी है, और जैसे उसकी नजर 1 सेकंड के लिए गुजरी, वहां देखा बेटी नहीं। फिर उसकी बेटी की लाश कोई 50 मीटर नीचे उसकी वो बॉडी मिली, डेड बॉडी मिली। हमारे यहाँ 3 बच्चों को, 3 बहुत ही छोटे मासूम बच्चों को जो 5 साल से कम थे, तेंदुए ने 1 महीने के अंदर ही उनको शिकार बनाया। तो और ऐसी तमाम घटनाएं हैं जहां बूढ़ों को, असहायों को, महिलाओं को, बच्चों को तेंदुआ और गुलदार लगातार शिकार बना रहा है। और तराई में हम बाघ का आतंक देख रहे हैं पूरा। अब एक तो ये है जहां लोगों की जान जा रही है, दूसरा है जो जंगली जानवरों के हमले से लोगों की संपत्ति जा रही है। ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि हम कई बार हम केवल संपत्ति पर ध्यान देते हैं, कई बार हम केवल जान पर ध्यान देते हैं। तो हाथी की वजह से, सुअरों की वजह से, बंदरों की वजह से लोगों की का जो खेती पर जो निर्भरता और रोजगार था, वो पूरी तरीके से चौपट हो गया। हमारा पूरा हॉर्टिकल्चर खत्म हो गया। पहाड़ों के अधिकांश जगहों की जो फल थे, वो सब बंदरों के कारण खत्म हो गए हैं। हमारी खेती बाड़ी बंदरों के कारण खत्म हो गई है। सुअरों के कारण हमारी खेती बाड़ी और जो कंदी जो सब्जियां या कंदी जो हमारी नकदी फसलें थी, वो सारी बर्बाद हो गई हैं। तराई में कई बार जो तराई से लगे हुए पहाड़ के गांव हैं, उनको हाथी रौंद देता है। तो मुझे याद है कि 2 बोरी मूंगफली होती थी हमारे अपने घर में। हाँ, बिल्कुल ठाट से पूरे जाड़ों भर खाते थे। गडेरी पिनालू भरपूर बेचने तक के लिए होते थे। मक्का ढेर होता था। तो वो सब एकदम जंगली सुअर से एकदम नदारद था, खत्म। नहीं, बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब लोग गांव में मक्का नहीं बोते हैं, क्योंकि बंदर आपका मक्का नहीं छोड़ता है। लोग मूंगफली नहीं बोते हैं, लोग गडेरी नहीं बो रहे हैं, पिनालू नहीं बो रहे हैं। तमाम अगर आप देखेंगे तो पहाड़ में लोग अपने घर के आसपास फल का पेड़ नहीं लगा रहे हैं, इस डर से कि अगर फल होंगे तो बंदर आ जाएगा, और बंदर आएगा तो केवल फल ही नहीं खाएगा बल्कि और चीजों का नुकसान करेगा। तो उसकी वजह से एक तरह की अफरा तफरी है हमारे
लोगों के मन में। और उसने सच में बंदरों के हमले की रोज आए दिन घटना आ रही है कि हर बाजार में बंदर है, हर बाजार के नजदीक वाले गांवों में बंदर है, और उन्होंने वहां एक तरीके से आतंक मचाया हुआ है। और सरकार के पास मतलब सरकारी विभाग के पास एक तो पहले ये तय नहीं है कि ये बंदरों का मालिक है कौन, इन बाघों का मालिक कौन है, इन हाथियों का मालिक वन विभाग है कि कोई जंगली जानवरों से डील करने वाला वाइल्ड लाइफ का कोई अलग से डिपार्टमेंट है, या रेवेन्यू के पास है। इसकी कोई व्याख्या नहीं है। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मत्थे मड़ा हुआ है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास इतने कम ह्यूमन रिसोर्सेस हैं कि वो यहाँ अपनी जंगलों की रखवाली नहीं कर पाता। वो बंदरों को पकड़ने में, सुअरों को भगाने में, और इनको भगाने में वो क्या कर सकता है, तेंदुओं को भगाने में, या उनकी निगरानी या उनकी चौकसी करने में। तो अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से बहुत ही अस्त व्यस्तता है। सरकार के स्तर पर भी अस्त व्यस्तता है, विभाग के स्तर पर भी अस्त व्यस्तता है, लोगों के स्तर पर भी अस्त व्यस्तता है। अब तो यहां तक असंवेदनशीलता हो गई है कि अगर कहीं बाघ किसी बच्चे को तेंदुआ उठा ले जाए तो वो रस्मी तौर पर भी उसका विरोध होना बंद हो गया है। आपने कहीं नहीं सुना होगा कि किसी महिला को तेंदुए ने मार दिया और लोग आंदोलन कर रहे हैं। वो मुआवजा जो 3 लाख रुपया फॉरेस्ट की तरफ से मिलता है, उस मुआवजे को लेकर के थोड़ा बहुत झगड़ा होता है, लेकिन जैसे ही मुआवजा मिलता है, वो महिला की मौत, वो बच्चे की जान, वो किसी नौजवान की जान, वो बराबर हो जाती है। तो ये इतनी असंवेदनशीलता हमारे समाज में आ गई है। और अगर हम बाकी दुनिया के हिस्सों में देखें तो यूरोप में, अमेरिका में उन्होंने अपने लिए खतरा बन रहे जानवरों को पूरी तरीके से खत्म किया है एक समय में। जर्मनी ने अपने पूरे जो भेड़िए थे उनको खत्म किया, क्योंकि वो उनके फसलों को और इतने उग्र हो गए थे कि वो लोगों को और फसलों पर हमला कर रहे थे। तो उन्होंने कहा मारो। स्कैंडिनेवियंस में तमाम तरह के मूस और हिरन जो उनकी फसलों को और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उन्होंने उसकी एक तरीके से शिकार की छूट दी हुई है। हमारे यहाँ एक तरफ वाइल्ड लाइफ एक्ट है ये जो वाइल्ड लाइफ एक्ट है वो लोगों को रोकता है कि वो सूअर को कितना कब मार सकते हैं, कैसे मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं। बंदर जी को तो आप हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो तो हनुमान जी हैं। उनको तो पत्थर, कई बार तो लोग पत्थर मारने में भी नाराज हो जाते हैं, यार तू देखो हनुमान जी को पत्थर मार दिया। और वो बंदर इतना है कि उसने लोगों के घरों के दरवाजे तक खोल करके रसोई से सामान खाना शुरू कर दिया। दुकानदार, आप पहाड़ के तमाम दुकानों में चले जाओ तो दुकानदारों ने अपने आप को पूरी जाली के अंदर पैक कर रखा है, क्योंकि दुकान पर बैठना मुश्किल है। वो दिन भर का उसका जितना काम होता है उतने से, अगर वो एक पूरा बिस्किट का पैकेट ले गया, या एक कुरकुरे का पैकेट ले गया, या केले का पूरा वो उठा के ले गया, तो उसका, या ब्रेड का पैकेट ले गया, तो दुकानदार का बड़ा नुकसान होता है। वो छोटा नुकसान नहीं है किसी भी पहाड़ी के छोटे से दुकानदार के लिए। तो बंदरों ने पूरे बाजारों में वो मचा रखा है। हर दुकान में, हर 2-4 दुकान में एक आदमी केवल बंदर भगाने के लिए लोगों ने रखा है कई जगह। वो सब्जी की जो गाड़ियां यहाँ से जाती हैं, उन सब्जी की गाड़ियों में ये स्थिति है कि लोगों ने एक सब्जी उतारने वाला रखा है और एक गुलेल पकड़ने वाला रखा है कि भाई तू यहाँ पर मत आने देना। अगर आप इसको क्वांटिफाई करेंगे, अगर हम इस पूरे जो नुकसान हो रहा है उसको नापेंगे, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। जान का तो है ही है। जान का तो अभी रामनगर में, मालधन चौड़ में और रामनगर में और ढिकुली में बाघ उठा करके ले गया लोगों को। सड़क के किनारे से चलती मोटरसाइकिल से पीछे से बाघ ने उठा करके ले गया और मतलब एक तरीके से आधे ज्यादा मार के खा लिया। तो अब ये एक तरीके से कितने बड़े खतरे में हम लोग घिरे पड़े हैं। और इसमें सबसे ज्यादा खतरे में कौन है? हमारी महिलाएं, जिनको देर सवेर, रात अधरात जंगल में, गौशाले में, ग्वाड़ में पानी लेने, खेत में जाना पड़ता है। तो वो सबसे ज्यादा खतरे की जद में वो है, सबसे ज्यादा उस पर हमले होते हैं। उसके बाद हैं छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, क्योंकि माइग्रेशन इस तरीके का है कि ज्यादातर घरों के जो मेल हैं, अडल्ट मेल हैं, वो सब बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो घर पे या तो बूढ़े हैं, छोटे बच्चे हैं और महिलाएं हैं। तो वो एकदम छोटे बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, ये तीनों ही पहाड़ में गुलदार और तेंदुए के हमले का शिकार हो रहे हैं। तो आप इसको देखेंगे तो ये एक भी मनुष्य, मेरे को तो कई बार ये लगता है कि एक भी मनुष्य की जान जाना, ये हम सब के लिए सामूहिक शर्म का विषय है। ये हम सब के लिए सामूहिक एक तरीके से शर्म का, निहायती शर्म का विषय है कि इस तकनीकी युग में भी, इस टेक्नोलॉजिकल एरा में भी, जहां हम उपग्रहों से एक देश की पूरी एक आदमी की मूवमेंट की निगरानी कर रहे हैं,
हम तमाम तरह के एंड्रॉयड फोन से और जीपीएस की मदद से या जीआईएस की मदद से एक एक आदमी पर नजर रख सकते हैं। हम अपने पूरे जो हिंसक हो रहे वाइल्ड लाइफ को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सरकार के पास या हमारे विभाग के पास, उस तत्संबंधी विभाग के पास इतनी भी समझ नहीं है क्या, या उसका ध्यान इस तरफ नहीं जा रहा है कि वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से इन सब को ट्रैक कर सकता है। और कम से कम बाघों को, तेंदुओं को और गुलदारों को तो ट्रैक करना बहुत आसान है। आप उनको पहचान सकते हैं, उसमें से कौन बूढ़ा है, कौन वृद्ध है, कौन बीमार है, कौन घायल है, कौन हमला कर रहा है, उसको उठा करके हमारे पास ये 4000 स्क्वायर किलोमीटर का इतना बड़ा जिम कॉर्बेट पार्क और राजाजी नेशनल पार्क है। इसमें कम से कम उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर तो बनाए जा सकते हैं जो बूढ़े तेंदुए हो गए हैं, जो बीमार तेंदुए हो गए हैं। हाँ, तो उनके लिए इस तरीके के रिहेबिलिटेशन कैंप तो बनाए ही जा सकते हैं। सरकार का रेवेन्यू टैक्स पेयर के पैसे से ही करना है, सरकार ने अपनी जेब से तो कुछ लगाना नहीं है। लेकिन कम से कम अगर ड्रोन की मदद से या जीपीएस की मदद से सरकार पूरे प्रदेश के हर जिले के तेंदुओं को, गुलदारों को पहचान सके, उनकी काउंटिंग कर सके, उनमें जीपीएस इम्प्लांट करे और वो जीपीएस की मदद से उनको ट्रैक किया जाए कि भाई ये कहाँ घूम रहा है, इसके पास खाना है, नहीं है, शिकार कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, अगर शिकार नहीं कर रहा तो हमला तो नहीं कर रहा, अगर हमला करने की स्थिति में है या कहीं घायल पड़ा है, कहीं बूढ़ा अशक्त पड़ा है तो उसको उठाना। ये एक तरीके से सरकार की एक जो बहुत ही कम लागत में सरकार जिसको कर सकती थी, सरकार इसको नहीं कर रही है। दूसरी तरफ हमारे बंदर हैं, सरकार चाहे तो उनको पकड़ करके स्टरलाइज कर सकती है, उनका बंध्याकरण कर सकती है, उनकी नसबंदी कर सकती है। भाई बंदरों की संख्या और बंदरों का क्या है कि वो जितने दिख रहे हैं उतने नहीं है। सरकार अगर थोड़ा सा मदद करेगी, थोड़ा सा अगर एक्टिवली काम करेगी तो सारे बाजारों के और कस्बों के बंदरों को पकड़ करके कहीं बड़े बंदर बाड़े में रख करके स्टरलाइज करके उनकी जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा नहीं। और दूसरी ये बात है, पहाड़ में लगातार ये शोरगुल है कि ये पहाड़ी बंदर है ही नहीं। पहाड़ में ये बड़ा शोरगुल है। हल्द्वानी से लाके हाँ, जो है वो छोड़ दिए लोग ये कह रहे हैं कि केवल हल्द्वानी से नहीं, ये तमाम तराई के इलाकों से, हरिद्वार से, ऋषिकेश से, हल्द्वानी से जो बड़े बाजारों के जो बंदर हैं उन बंदरों को ला करके यहाँ छोड़ा जा रहा है। कितनी सच्चाई है इस बात में? कोई एविडेंस तो नहीं है किसी के पास। उनका कहना है कि पहाड़ के बंदर सीधे होते हाँ, थे, नहीं सीधे के हमलावर नहीं होते थे इतने। मतलब ये साइज देख करके तो हमको भी डाउट होता है। मतलब वो जितने बड़े बंदर हैं और जितने एग्रेसिव बंदर हैं, हमको डाउट होता है कि हमने पहाड़ में कभी ऐसे बंदर तो देखे नहीं। और सच पूछो तो ये बंदर हमारे जैसे, हमारे आम आदमी की नजर में ये बंदर अभी 10 साल से ही तो आ रहा है। उसके पहले तो हमारे सारे इलाके, सारे दूर दराज के भी गाँव में लोग अगर कोई बंदर नचाने वाला आता था तो उसके पीछे जाकर के खड़े हो जाते थे बंदर देखने के लिए। मतलब जंगल के नजदीकों के गाँव में भी बंदर नहीं आते थे। ये बंदर या तो जंगलों में रहते थे या पता नहीं है। तो अभी इतनी बड़ी मात्रा में, और अब वो तो कोई साइंस का, वाइल्ड लाइफ का जो एक्सपर्ट है वो बता सकता है कि ये मकाऊ बंदर, ये कौन सा बंदर है, ये कौन सी वैरायटी का है, ये हिमालय में होता है कि तराई में होता है, कितने टेम्परेचर में होगा, कितने टेम्परेचर में नहीं होगा, ये सब उसका काम था बताने का। तो कम से कम ये कैटेगराइजेशन तो होता है कि इसमें से कौन सा बंदर हिमालय का है, कौन सा तराई से आया है। और अगर तराई से आया तो सरकार को उस पर रोक लगानी चाहिए कि भाई आप बंदरों को इस तरीके से वहां मत डालिए। उससे क्या है कि एक तो वो पूरा एनवायरनमेंट उनके लायक नहीं है, फिर वो अपने साथ कौन सा इन्फेक्शन लाएंगे, क्या करेंगे, पूरे वाइल्ड लाइफ को बीमार करेंगे, वो भी किसी को नहीं पता है। बट सरकार का मैंने कहीं भी किसी भी जिले में या प्रदेश के स्तर पर ये गंभीर बहस नहीं सुनी कि वो बंदरों को जांचना, परखना, उनकी साइंटिफिक काउंटिंग करना, फिर उनको स्टेरिलाइज करना। जो ये हैं जंगली बोर, वाइल्ड बोर जो होता है, जंगली सुअर, उसकी जनसंख्या एकाएक बढ़ गई हमारे यहाँ। तो वो पूरा बैलेंस बिगड़ा हुआ है ना। वो जनसंख्या बढ़ने की वजह से वो गाँव में घुस रहा है, फसलों को बर्बाद कर रहा है। तो जैसे एक तरफ ये दिखता है ना कि आबादी पहाड़ों की बहुत कम हो गई है, पलायन हो गया है, गांव खाली के खाली हो चुके हैं, तो जंगल जाने वाला भी बहुत कम बचे हैं। हाँ। पतेल सोरने वाले, काटने वाले। तो जंगल में तो इफरात की चीजें होनी चाहिए खाने की बंदरों के। तो बंदर क्यों घर नहीं, वो तो उसका एक कारण ये है कि मेरे ख्याल से हमारे जो तमाम जंगल हैं वो 2 कैटेगरी के हैं। एक है जो मिक्स फॉरेस्ट है हमारा, उसमें तो फल, पत्तियां, तमाम बंदरों का राशन मिल जाएगा। लेकिन ये जो है
जो चीड़ का जंगल है, जो पाइन मोनो फॉरेस्ट है, उसमें तो बंदर के लिए पाइन सीड के अलावा कुछ खाने के लिए नहीं है। उसमें तो बंदर के लिए कोई स्थान ही नहीं है। उसमें भी अगर आग लग गई जंगलों में तो फिर तो पानी भी नसीब नहीं है। पानी तो वैसे भी कम हो गया। पूरे जंगलों का पानी इसलिए खत्म हो गया क्योंकि जहां जो पानी था उसको वहां से टैप करके गांवों को और तमाम योजनाओं के लिए ले जाया गया है। तो वो जो हमारे पूरा गधेरा था, वो रौली, खौली और गधेरा, ये तो तीनों सूख गए हैं। उसके अलावा जो हमारे हमारे यहाँ खाव थे या कुछ बड़े तालाब भी थे, वो भी सूख गए हैं। पहाड़ में ऐसा नहीं कि तालाब नहीं थे, हमारे जंगलों में हजारों की संख्या में तालाब थे एक समय में, जिनको लोग अपने इस्तेमाल के लिए जिंदा रखते थे। जानवर जंगल में जाता था, वो आपका ग्रेजिंग करते थे। अब वो चरेंगे तो पानी पिएंगे तो कोई आसपास में पानी का तालाब होना चाहिए। वहां बच्चे खेल भी लेते थे, वहां गायें पानी भी पी लेती थी। वो गायों के खुर से और भैंसों के लोटने से उसकी डिसिल्टिंग भी हो जाती थी, मिट्टी भी हटते रहती थी। तो वो पानी का तालाब एक तरीके से जिंदा रहता था। अब जब से स्टॉल फीडिंग बढ़ गया, अब सारे गांव में लोग एक एक दो जानवर पाल रहे हैं। जानवरों का पालना अब उपयोगिता आधारित हो गया है। अनुपयोगी जानवर पाले नहीं जा रहे हैं। अनुपयोगी यानी कि जैसे बैल तो रिप्लेस कर दिया ट्रैक्टर ने। अब आपके पास ट्रैक्टर हो गया तो बैल की जरूरत नहीं है आपको। गाय, अब आप पहले अगर आप बदरी गाय या पहाड़ी गाय पालते थे और आपको 3 लीटर दूध चाहिए तो 6 गाय पालनी पड़ती थी। अब आपने एक जर्सी गाय पाल दी तो आप 12 लीटर दूध रोज पैदा कर रहे हैं। उस एक गाय को लेकर के आप जंगल नहीं जा सकते हैं पूरा दिन, तो इससे बेहतर है कि उसके लिए घर ही ले आओ। तो वो स्टॉल फीडिंग के कारण जानवरों का जंगल जाना रुका है। उसकी वजह से मनुष्य का जंगल में इंटरवेंशन भी कम हो गया, तो वहां देखभाल कम हो गई। खैर वो अलग मुद्दा, बट हम मूल सवाल पर आते हैं। लेकिन जैसे बाघ है ना, बाघ का तो ये तक दिया जाता कि वो बकरियों को खाता था। हाँ, अब बकरियां ही ग्वाला नहीं जा रही हैं, जंगल नहीं जा रही हैं। हाँ, एक ये भी है, दूसरा उसका शिकार भी कम हुआ, तीसरा ये उनकी संख्या भी बढ़ी है। देखिए ये बात समझनी चाहिए कि उनकी संख्या एकाएक क्यों बढ़ गई है। क्योंकि बाघों, वो एक तरीके से जो बैलेंस था हमारे यहाँ प्रकृति में वो टूटा है ना। हमारा जो फॉक्स था, जो पहाड़ी शियार था, श्याव जिसे कहते हैं, ये बहुत झुंड में रहता था। और ये क्या करता था कि इस तरह के जानवरों के शावकों का और चूहों का शिकार करता था। पूरे खेतों में जो चूहे हैं, चूहे के बिलों में जाकर के चूहे मारना, उसके साथ साथ ये सुअरों के शावक, जो जंगली सुअर हैं, उनके शावकों को मार लेना। और ये तेंदुए के शावक सबसे ज्यादा या तो शियार मारते थे या निमोनिया से मर जाते थे। तो ज्यादातर इनको 1 बच्चा 2 बच्चा, किसी बार तो एक भी नहीं बचता था। तो इनकी तेंदुओं और गुलदारों की संख्या नियंत्रण में रहती थी। अब जब से शियार खत्म हो गया, शियार के खत्म होने के कारण 2 हैं। एक तो लोगों ने जो दवाइयां चूहे को मारने के लिए दी, अपने यहाँ रखी, वो चूहे की दवा खा करके चूहा मरा, उसकी दवा खा करके शियार मर गया। तो वो पूरा श्रृंखला ही गायब हो गई है। आप एक समय था जब आप पहाड़ के शेरों में अगर गुजरेंगे तो आपको सुबह और शाम शियाओं की आवाज, उनकी किलकारियां बिल्कुल एकदम, मतलब वो किलकारी जैसा लगता था कि वो एक जगह से बोलना शुरू करेंगे तो खूब बोलते रहेंगे। अब वो बंद हो गया है, अब नहीं सुनाई देता। आज की तारीख में आपको जो फॉक्स है, हिमालयन फॉक्स, जिसकी झब्बेदार पूंछ होती है, वो यदा कदा कोई सड़कों के किनारे दिखाई देगा तो दिखाई देगा। उसके खत्म होने के कारण ये इनके शावक जो हैं वो सब बच जाते हैं। तो इसलिए संख्या बहुत हो गई है। अब तो काउंटिंग भी परमानेंट नहीं है। फिर कितना एरिया चाहिए, उतने एरिया में पर्याप्त खाना है कि नहीं है, उतनी एरिया में ये सब है या नहीं है, उसके लिए भोजन है कि नहीं, ये एक बड़ा मसला है। तो जो मेरे हिसाब से जो रासायनिक खादों का जो इस्तेमाल बढ़ा है, जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बढ़ा है, उसकी वजह से भी तेंदुए, गुलदार और इनका आहार क्रम प्रभावित हुआ है। छोटे खरगोश मर गए, खरगोश स्वस्थ मर गया, वो बेचारे ने अपना ये खा लिया, यूरिया वाली घास खा ली, या उसने कोई झाड़ मारने वाली दवा बहुत प्रचलित हो गई पहाड़ में। अब सब लोग अपनी खेतों में वो घास न निकालनी पड़े करके वो दवा डालते हैं। तो वो फॉर्म में जो होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, पाउडर फॉर्म में भी होता है। तो उसको अगर कोई खरगोश का बच्चा या खरगोश खा ले तो मर ही जाएगा, वो तो बहुत छोटा होता है जानवर। तो वो पूरा उनका आहार क्रम भी टूटा है। आहार क्रम टूटने से वो जब भूख की स्थिति होती है तब वो गांव की तरफ आ रहे हैं, और गांव में वो कई बार छोटे बच्चों को और महिलाओं को निवाला बना रहे हैं। और एक बार उसने निवाला बना लिया तो उसके लिए बहुत आसान शिकार है, छोटा बच्चा या महिलाएं या वृद्ध लोग। तो ये एक क्रम चल रहा
है। तो हमें ये लगता है कि इस समय हमारी सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इन सब बागों को, तेंदुओं को, गुलदारों को आइडेंटिफाई करे, उनको ट्रैप करे, उनकी संख्या को प्रॉपर गिने और उनकी निगरानी और चौकसी करे, और उसमें से जो वृद्ध हैं, जो बीमार हैं, जो घायल हैं, उनको तुरंत उठाएं, उनके लिए एक अलग से रिहेबिलिटेशन सेंटर हो जहां उनको रखा जाए, और बाकी जो एक एरिया, पर्टिकुलर एरिया में जितना भोजन उपलब्ध है, जो मानक आज से अगर 30 साल पहले कोई मानक बना था तो उसको रिवाइज करने की जरूरत पड़ी तो सरकार रिवाइज करे ना। अगर एक समय में वो कह रहे थे कि 19 स्क्वायर किलोमीटर में एक तेंदुआ रह सकता है, क्योंकि तब उस समय वाइल्ड उसके लिए भोजन पर्याप्त था, आज हो सकता है कि वो 35 स्क्वायर किलोमीटर की जगह चाहिए उसको 19 का दुगुना, तो उसको वो भी तैयारी हमारी सरकार को रखनी चाहिए। और उसी तरीके से जो बंदरों का है, बंदरों का स्टेरिलाइजेशन किया जाए, सारे बंदरों को पकड़ करके मेल बंदरों को आप स्टेरिलाइज करिए और उनको बाड़ों में रखिए। स्टेरिलाइज करने के बाद कम से कम लोगों की जो उत्पादकता घटी है, उनका जो कृषि उत्पाद घटा है वो बढ़े, तो प्रदेश की सकल संपत्ति बढ़ेगी। तीसरा सुअरों का मसला है, तो सुअरों को तो मारने की अनुमति है, लेकिन वो मारने से भी कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, तो उसके बारे में भी सरकार को कोई डेफिनेटली कोई योजना बनानी चाहिए। फिर बाकी तराई में जिम कॉर्बेट के बाग, राजा जी नेशनल पार्क के बाग और हाथी, और ये जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनके बारे में हमको बिल्कुल। मुझे लगता है कि सांपों पर थोड़ा कम बात हुई है, क्योंकि हम इधर तराई के क्षेत्र में देखते हैं तो बरसात के सीजन में काफी लोग, बल्कि कोविड के टाइम पे तो जब स्कूलों में क्वारंटीन किए गए लोग, वहां भी एक सांप की घटना हुई थी, क्योंकि झाड़ियां उगाई थी स्कूलों में। अब सांप का तो देखिए, हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र, वहां तो 3-4 तरह का ही सांप है जो जो जहरीला है, और वहाँ बहुत रेयर एनकाउंटर्स आते हैं। बट हमारे यहाँ शायद ये है कि एक तो सांप के काटने को लेकर के पर्याप्त अवेयरनेस नहीं है, चिकित्सकीय अवेयरनेस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 की वेबम की भी, वेबम जो उसका इलाज होता है, उसकी भी सुविधा सब जगह नहीं है। तुरंत मतलब आप आदमी को कितनी देर में अस्पताल पहुंचना है। और सबसे ज्यादा तो ये तराई में की जो बेल्ट है, रामनगर से इधर को और उधर कोटाबाग और फिर कोटद्वार और ऋषिकेश और फिर विकास नगर तक, इस एरिया में तो बहुत घटनाएं होती हैं सांप की। और सांप इतना छोटा और ऐसा जानवर है जो मतलब दिखाई भी नहीं देता, कई बार वो अनजाने में भी आपको काट लेता है। तो उसके लिए तो हमारी सरकार को या चिकित्सा विभाग को ये इंतजाम करना चाहिए कि आपको हर 10-15 किलोमीटर में एक अच्छी चिकित्सा सुविधा मिल जाए, जहां आपका सांप के काटने से या जहरीले कीड़े के काटने का इलाज हो सके। जी। तो भुवन पाठक जी, बहुत ही शानदार जानकारी आपने बिल्कुल एक फ्लो में साझा की, न कोई सवाल पूछने की जरूरत रही नहीं, तो आप पूछ ले तो अच्छा है। नहीं तो बहुत सारी बातें आ चुकी है, मुझे लगता है समय भी कम है, तो कोई और मैसेज? नहीं, बस ठीक है, नहीं धन्यवाद। मुझे एक ही और ये बात कहनी है इसमें कि ये जो असंतुलन बिगड़ा है जंगली जानवरों का और इसमें डोमेस्टिक जानवरों का भी, जो हमारे पालतू जानवर हैं उनकी भी संख्या में गिरावट आई है। हमारे पालतू जिनको पशु हैं, जो पालतू घरों में पालने वाले जानवर हैं, उनकी संख्या गिरी है, उनका तरीका बदला है, उनका पैटर्न भी बदला है। तो एक तरीके से पूरा जो इकोलॉजिकल तंत्र है हमारे मध्य हिमालय का, उसमें जितना बदलाव पिछले 30 साल में आया है, वो शायद पिछले 300 साल में भी नहीं आया था। और ये बहुत तेज बदलाव है। हमारी नदियां बदली हैं, हमारी नदियों का पूरा जो जलीय जीवन है वो बदला है, हमारे जंगल बदले हैं, जंगलों का जो जंगल जीवन है वो बदला है। मनुष्य और जंगल के कल्पना नहीं कर सकते थे कि कभी बैल नहीं पाए गांव में। बिल्कुल, आज जोड़ी बैल होते थे, नहीं तो पटाव लगा के आज तो पूरे के पूरे गांव मैं आपको बता सकता हूँ। लोग इतने अमानवी भी हो गए कि जैसे आपकी बच्चियां ये हो गए, तो नहीं, वो देखिए हमारे यहाँ भैंस के पहाड़ी से नीचे भी गिरा दे। भैंस का जो पाड़ा होता है, मेल जो भैंस है, भैंस पालने की परंपरा हमारे यहाँ लंबी है, लेकिन हमारे यहाँ मेल भैंस का कोई यूज नहीं है बलि देने के अलावा, और उसको उसमें इस्तेमाल करने के अलावा, प्रजनन की प्रक्रिया में इस्तेमाल करने के अलावा उसका कोई इस्तेमाल नहीं था। तो वो मारे ही जाते थे। मतलब हमारे यहाँ भैंस के बच्चे को मारना, दे कि मारा कैसे भी मार देते थे, और उसको राक्षस बोलते थे। उन्होंने कहा यार, तो मतलब भैंस की कद्र नहीं है ना। मनुष्य मतलब वो जानवरों में मेरे ख्याल से भैंस सबसे आखिरी के जानवरों में गिनती होती है उसकी। बट अब लोग जिसे गौवंश कहते हैं, पूरे देश में गौ माता, गौवंश की रक्षा का इतना बड़ा ये है नया जो विचार है, सुंदर विचार, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ लोग बड़ी आसानी से गाय के बछड़े को की हत्या कर रहे हैं, मार रहे हैं उसको, और उसको जबरदस्ती इतना दूध पिलाते हैं कि वो दूध पीकर जितना दूध पचा नहीं सकता है वो उसके बाद मर जाता है।
कई जगह तो कई परिवारों में ये परंपरा है कि वो हमारे सब गाँवों में वो लोग घूमते हैं जो बैल के गाय के बछड़े को लेके जाते हैं। उनको 1000-1500 रुपए देते हैं, वो गाय का बछड़ा लेके। अब मैंने पता किया ये कहाँ जाता है, तो उनमें से 90% बछड़ों को जो ले जाने वाले लोग होते हैं वो जंगल में किसी पेड़ पर बांध आते हैं। और ऐसे तमाम एविडेंस आज की तारीख में मौजूद हैं जहां वो बैल का बछड़ा, गाय का बछड़ा पेड़ पर बधे या तो मार दिया गया या मर गया पानी और भूख से, उसका कंकाल वहीं अभी भी रस्सी के साथ बंधा है। ऐसी अमानवीय तस्वीरें भी हमारे पास हैं। बिल्कुल, मेरी माँ खुद बता रही थी, मदर इन लॉ, कि जंगल जब वो जाते थे तो गया मिलते थे बंधे हुए, पेड़ों में गया मिलते थे। बिल्कुल, वो वहाँ लोग बांध जा रहे हैं वो 1500 रुपए के लिए। एक बहुत ही बहुत दयनीय स्थिति है। तो ये जो क्रूरता है ये सब जगह बढ़ी है, ये अमानवीयता सब जगह बढ़ी है। और उसके कारण ये जो हमारा वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये ज्यादा तीखा हुआ है, ज्यादा तेज हुआ है, क्योंकि हमने भी, मनुष्यों ने भी जंगलों से जो उनके मतलब की चीजें थी वो इतनी ज्यादा ले ली हैं कि हमारे बाकी चचेरे भाई बहनों के लिए वहां कुछ बचा ही नहीं है, तो उन्होंने आना ही आना है हमारी बस्तियों के नजदीक। जी, तो बड़ी सरल भाषा में, बड़े सुंदर अंदाज में आपने ये बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भुवन पाठक जी। धन्यवाद आपको। फिर किसी और दिन, किसी और एपिसोड में किसी और विषय पर बात करेंगे। ये चिपको आंदोलन की 50वीं वर्षी चल रही है, तो बहुत सारे पारिस्थितिकी मुद्दे हैं, उन पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। ये बातचीत अगर पसंद आई हो तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक पेज है, हेलो हल्द्वानी नाम से। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा और आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं कि किस अन्य विषय आप भुवन पाठक जी को सुनना चाहेंगे। तो अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।